गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। बच्चों, हमारा ये समास वाला टॉपिक जो है ना वह चल रहा है और 9th और 10th दोनों के लिए हमारा ये प्रकरण है, हमारा टॉपिक है, जिसमें हमारी भाग 4 और 5 की जो कक्षाएँ हैं वो हो चुकी है। भाग 4 में हमने उसके समास का अर्थ, परिभाषा और भेद और अव्ययीभाव समास को हमने जाना। और अगली जो हमारी कक्षा हुई थी ना भाग 5 की, उस कक्षा के अंतर्गत हमने तत्पुरुष समास को जाना और समझा। फिर तत्पुरुष समास के भी जो हमारे भेद थे ना बच्चों, वो कौन कौन से थे? 6 भेद थे। उनको हमने अच्छी तरीके से जाना और समझा। उदाहरणों के माध्यम से हमने उन्हें जानने का प्रयास किया। अब आगे बच्चों हमारी भाग 6 की कक्षा ये आज की होने जा रही है। इस क्लास के अंतर्गत, कक्षा के अंतर्गत हम बच्चों है भाग 6 में समास का अध्ययन करेंगे। लेकिन समास कौन सा है हमारा? कर्मधारय तत्पुरुष समास, अर्थात अवयवी और तत्पुरुष समास के बाद में हमारा 3 नंबर का जो समास है वह है कर्मधारय समास। तो हम कर्मधारय समास की परिभाषा और उसके बाद में हम जो है उसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इसकी जो परिभाषा है कर्मधारय की वो हम जानते हैं। वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण तथा अथवा उपमान, वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण अथवा उपमान और द्वितीय पद उपमेय अथवा विशेष्य होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। और इसमें पहला और द्वितीय पद अर्थात पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो पद होते हैं ना दो, उन दोनों के बीच में संबंध रहता है। अर्थात संबंध तो रहता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है बच्चों कि पहले पूरा पद प्रथम पद ही आए और द्वितीय पद बाद में भी आए। कभी कभी इसमें द्वितीय पद पहले भी आ जाता है और पूरा पद जो पहला पद है वह बाद में भी चला जाता है। किंतु पद चाहे आगे और पीछे हो, किंतु उनके बीच में रिलेशन, संबंध अवश्य रहता है। तो इसकी जो परिभाषा थी वो इस प्रकार से है। वह समास जिसमें, शॉर्टकट में छोटे रूप में इजीली हम याद करें ना, तो वह समास जिसमें विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध देखने को मिलता है, वह समास हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। या हम यो भी कह सकते हैं कि वह समास जिसमें हमारा प्रथम पद विशेषण अर्थात उपमान होता है और द्वितीय पद विशेष्य अर्थात उपमेय होता है, वह समास हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। और इसमें प्रथम एवं द्वितीय पद भले ही चाहे आगे पीछे हो और उनके मध्य संबंध अवश्य रहता है। तो बच्चों ये तो इसकी परिभाषा थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने समस्या है वो यह है कि विशेषण अर्थात प्रथम पद में कहा गया वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण अर्थात उपमान होता है। क्या होता है? विशेषण अर्थात उपमान होता है। कौन होता है? प्रथम पद। और द्वितीय पद इसमें हमें उपमेय अथवा विशेष्य के रूप में देखने को मिलता है। द्वितीय पद हमें उपमेय अथवा विशेष्य के रूप में देखने को मिलता है। तो पद तो दोनों होते हैं, प्रथम और द्वितीय, लेकिन उनके मध्य संबंध भी अवश्य रहता है। लेकिन वह दोनों ही पद विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय होते हैं। तो बच्चों जिस प्रकार मैंने अव्ययी भाव में समास को और उसके उदाहरणों को समझाने से पहले आपको अवयव के बारे में बताया कि हमारे जो अवयव होते हैं ना अविकारी, वह क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और अवयव किसे कहते हैं। दूसरा मैंने तत्पुरुष समास के बारे में बताया। तो तत्पुरुष समास में मैंने ये बताया कि इसमें कारक की जो विभक्ति होती है ना उनका लोप हो जाता है। तो हमने विभक्ति किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक हिंदी में कितने होते हैं और कौन कौन सी विभक्ति का तत्पुरुष समास में लोप होता है, जिसके आधार पे उसके 6 भेद हमें देखने को मिलते हैं, वह समझाया था
था, ठीक उसी तरीके से बच्चों हम कर्मधारय समास को समझने से पहले विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि अगर हमें विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय का ही पता नहीं है तो हम कर्मधारय समास को नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि विशेषण बच्चों उसे कहते हैं जो संज्ञा और समास की विशेषता बताता है, वही विशेषण कहलाता है। और हमारा जो काव्य शास्त्र है ना बच्चों, उसमें इसके लिए विशेषण का प्रयोग न करके उपमान का या उपमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों विशेषण को उपमान भी कहा जाता है। और आपको पता है कि हिंदी में हमारे जो विशेषण होते हैं वह 4 होते हैं, और 4 जो विशेषण होते हैं ना उनमें गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक आदि को रखा जाता है। तो विशेषण जो होते हैं ना वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब बच्चों विशेषण जिसकी विशेषता बता रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विशेष्य अथवा उपमेय कहा जाता है। उन्हें विशेष्य अथवा उपमेय कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विशेषण ही उपमान होता है का हमारे काव्यांग में, काव्य शास्त्र में इसके लिए उपमान का प्रयोग करते हैं, और विशेष्य जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है, और काव्य शास्त्र में विशेष्य को उपमेय कहा जाता है। तो दोनों ही शब्दों में आप अथवा लगा के या एक ही शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण अर्थात उपमान होते हैं, और वो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य अथवा उपमेय होता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चंद्रमुख कमला का मुख, कमला का मुख चंद्रमा के समान है। कमला का मुख चंद्रमा के समान है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कमला चंद्रमुखी है। क्या लिख सकते हैं? कमला चंद्रमुखी है, अर्थात कमला एक स्त्री है जिसका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। और दूसरा मैंने वाक्य लिखा है यहाँ पर कमला चंद्रमुखी है। तो बच्चों पहले हम इसके उदाहरणों को समझे, एक वाक्य को समझते हैं। कमला का जो मुख है ना वो चंद्रमा के समान है। अब चंद्रमा के समान गोल या वैसा थोड़ी होगा, यानी कि चंद्रमा जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, सुंदर होता है, उसी तरह कमला इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर लड़की है कि उसका मुख का जो सौंदर्य है ना, सुंदरता, वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो उसके मुख की जो तुलना है, उसकी जो उपमा है, उपमान है, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? चंद्रमा का प्रयोग किया गया है। और किसके लिए किया गया है? कमला के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो उपमान है वह हमारा जो है उपमेय जो है विशेष्य वो कमला है, और चंद्रमा हमारा यहाँ पर उपमान है। चंद्रमा यहाँ पर हमारा क्या हुआ बच्चों? उपमा या उपमान। और हमारा यहाँ पर उपमेय कौन है? हमारा उपमेय अर्थात विशेष्य हमारा यहाँ पर कमला है। क्योंकि देखो बच्चों कमला का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा हमारा उपमेय न होकर यहाँ पर उपमान अर्थात विशेषण है। क्योंकि कमला के मुख की विशेषता है, वह सौंदर्य है, वह कौन बता रहा है? चंद्रमा बता रहा है। तो चंद्रमा हमारा विशेषण और उपमान है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, तो यहाँ पर ये विशेषण जो है चंद्रमा वो किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? कमला के मुख की बता रहा है। तो कमला यहाँ पर उपमेय अर्थात हमारा यहाँ पर विशेष्य है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम के बच्चों जो विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण अथवा उपमान कहा जाता है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उन्हें ही विशेष्य अथवा उपमेय कहा जाता है। और ये तो हमने जो है उपमान उपमेय अर्थात विशेषण विशेष्य को जाना।
क्योंकि यह जानना जरूरी था। अव्ययी भाव में पहले हमने अविकारी को जाना, तत्पुरुष में हमने विभक्तियों को जाना। उसी तरीके से कर्मधारय समास को समझने से पहले हमें यह आना चाहिए कि उपमान और उपमेय अर्थात विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो हमने अच्छे तरीके से इस परिभाषा को समझ लिया कि वह समास जिसमें प्रथम पद जो है विशेषण अर्थात उपमान होता है और द्वितीय पद विशेष्य अर्थात उपमेय होता है, वह समास हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। और इस समास को जो है ना बच्चों, हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हम उपमान और उपमेय अर्थात विशेषण और विशेष्य को तो जान चुके हैं, तो हम आसानी से यहाँ पर इन समास को भी समझ लेंगे। इनके जो उदाहरण हैं उन्हें जान लेंगे। कमल, नील कमल, इसका अब शब्द जो है हमारा बना हुआ है नील कमल। कमल कैसा है? नील कमल। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तब लिखेंगे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल वह कहलाता है नील कमल। तो बच्चों नीला है जो कमल, उसके लिए क्या लिखा? नील कमल, नील कमल शब्द लिखा। तो जब है जो का लोप हो गया और नीला और कमल दोनों मिलकर नील कमल शब्द बना, तो हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास देखने को मिलता है, या कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। लेकिन बच्चों अब हम समझेंगे कैसे कि ये कर्मधारय का ही उदाहरण है। इसमें देखो नील कमल, कमल जो है ना उसका रंग कैसा है? नीला। कैसा रंग है? नीला। तो इनमें हमें उपमान और उपमेय अर्थात विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कमल जो है बच्चों उपमान, कमल जो है उपमेय है, क्योंकि कमल यहाँ पर उपमेय अर्थात विशेष्य है। कमल कैसा है? नीला। तो कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नीला रंग। कौन बता रहा है? नीला रंग। और नीला यहाँ पर क्या है? विशेषण है। नीला हमारा क्या है? यहाँ पर विशेषण अर्थात उपमान है। और बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि विशेषण अर्थात उपमान जिसकी विशेषता बताता है वह उपमेय अर्थात विशेष्य कहलाता है। तो कमल कैसा है? नीला है जो कमल वह कहलाता है नील कमल। तो इसमें नीला रंग विशेषण अर्थात उपमान है, जो नीले रंग के कमल की विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। तो कमल यहाँ पर हमारा उपमेय अर्थात विशेष्य है। तो यहाँ हमारा जो ये उदाहरण बनकर सामने आ रहा है, जो उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है, हमें इसमें उपमान और उपमेय अर्थात विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं चरण कमले। कमल के समान है जो चरण, कमल रूपी चरण या कमल के समान है जो चरण वह कहलाते हैं चरण कमल। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे ना बच्चों, तो होगा कमल रूपी चरण या कमल के समान है जो चरण। तो चरण जो है ना बच्चों वह किसके समान है? कमल के समान है। तो चरणों की तुलना या उपमा जो दी गई है वो कमल के फूल से दी गई है। तो कमल रूपी चरण कहा, तो हमारा यहाँ पर जो है विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमेय और उपमान के बीच में संबंध स्थापित हुआ है, संबंध देखने को मिला है। तो यहाँ हमारा चरण कमल कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब भले ही चाहे बच्चों इसमें पहला पद आगे आए या पीछे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अपितु इनमें संबंध अवश्य होना चाहिए। फिर है कमल नयन। कमल नयन, नयन कमल के समान है जो नयन, नयन यानी नेत्र, नयन का अर्थ होता है बच्चों कमल के समान है जो नेत्र, नेत्र यानी आँखें, कमल के समान है जो नेत्र वह कहलाता है कमल नयन। तो यहाँ पर जो बच्चों नेत्र है ना, नेत्र यानी आँखें, आँखों की सुंदरता की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से की गई है। तो कमल यहाँ पर हमारा उपमा है या उपमान है,
और किसकी सुंदरता की गई है? नेत्रों की तुलना की गई है। तो नेत्र हमारा यहाँ पर उपमेय है, अर्थात हमें यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का जो है संबंध देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का उपमान और उपमेय का संबंध देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो बच्चों देखो, कमल जो है कितना सुंदर होता है, और नेत्र जो है कमल के समान सुंदर बताए गए हैं। तो नेत्रों की तुलना, उपमा जो है कमल के फूल से दी गई है, और कमल जो है उसकी तुलना नेत्रों से करने से यहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध स्थापित हुआ है। तो यह हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। इसी तरह बच्चों हमारा जो एक उदाहरण है, मुख चंद्र। मुख चंद्र चंद्रमा के समान है जो मुख, किसके समान? मुख चंद्रमा के समान है जो मुख, अर्थात चंद्रमा के समान है जो मुख, वह कहलाता है मुख चंद्र या चंद्रमुखी। मुख चंद्र। अब देखो बच्चों, ये मुख चंद्र भी हो सकता है या चंद्रमुखी भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखो पहला पद चाहे आगे हो या पीछे हो, या द्वितीय पद आगे हो या पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य में संबंध अवश्य रहता है। तो यहाँ पर देखो, चंद्र जो है ना, यह क्या है? उपमेय है। यह उपमान अर्थात हमारा विशेषण है, और मुख यहाँ पर उपमेय है। मुख यहाँ पर उपमेय है, क्योंकि मुख की जो सुंदरता की तुलना जो की गई है, उपमा जो दी गई है, वह किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है। तो चंद्रमा के समान जो सुंदर मुख है, उसे कहा जाता है चंद्रमुख या चंद्रमुखी, या हम कह सकते हैं कि मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। तो दोनों के बीच में संबंध अवश्य है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वह समास जिसमें उपमान और उपमेय, उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध स्थापित होता है, वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। और ये बच्चों, यह आवश्यक नहीं होता है कि उपमान पहले ही आए और उपमेय बाद में आए। यह उपमान और उपमेय, विशेषण विशेष्य आगे पीछे भी हो सकते हैं, किंतु इनमें संबंध अवश्य विद्यमान रहता है। तो जहाँ पर संबंध अवश्य रहता है, और किसका? उपमान और उपमेय का, विशेषण विशेष्य का, वह समास हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। तो बच्चों, ये तो मैंने आज की जो हमारी भाग 6 की क्लास हुई, उसमें मैंने कर्मधारय के बारे में बताया। जिससे पहले हमने ये जाना कि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, और विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उन्हें ही विशेष्य या उपमेय कहा जाता है। फिर हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से जाना, नील कमल, चरण कमल, चंद्रमुख, कमल नयन और मुख चंद्र, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने इसे जाना। तो जिसमें बताया चंद्रमा के समान जो मुख है, उसे कहा गया मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, तो उसे कहा गया चंद्रमुख। तो देखो, इसमें जो है मुख की तुलना जो है, सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहाँ उपमान अर्थात विशेषण है, और किसकी तुलना की गई है? मुख की गई है। तो मुख यहाँ पर उपमेय अर्थात विशेष्य है। तो जहाँ पर उपमान और उपमेय में संबंध स्थापित होता है, अर्थात विशेषण और विशेष्य में संबंध स्थापित होता है या संबंध रहता है, वह समास कर्मधारय समास कहलाता है, या उसके जो उदाहरण होते हैं वह कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में हमने कर्मधारय समास को उसके उदाहरणों के माध्यम से अच्छी तरीके से जाना एवं समझा। बस बंद कर दें।